हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 3। हमारी बदलती पृथ्वी। जो हमारी पृथ्वी है वो कैसे बदलती रहती है हमेशा, वो हम इसमें देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा स्थल मंडल है ना, जहाँ आप खड़े हुए हैं, ठीक है, वो स्थल है। स्थल के नीचे पता है क्या, खूब सारी प्लेटें हैं जिन पर हम खड़े हैं। मतलब होती वो रॉक्स वगैरह की है, लेकिन काफ़ी सारी प्लेटों में विभाजित है हमारा स्थल मंडल, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। अब ये जो प्लेटें हैं पता है स्थिर नहीं रहती हैं। मतलब ये प्लेटें क्या करती हैं, हमेशा स्लो, काफ़ी धीमी गति में स्लोली घूमती रहती हैं। पहले क्या था, आपने पढ़ा होगा कि सारी चीज़ें सिर्फ एक स्थल था, ठीक है, बहुत बड़ा भाग था स्थलखंड का, वो टूट के क्या बने, महाद्वीप बने हैं। तो क्या हुआ, ऐसे ही हिमालय, जब दो प्लेट टकराई हैं तो क्या हुआ, हिमालय बना है। तो ये प्लेटें क्या है, हमेशा घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग, लेकिन हर साल में कितना, कुछ मिलीमीटर ही घूमती है, इसलिए क्योंकि ये काफ़ी बड़ी होती हैं और काफ़ी धीमी गति से घूमती है, इसलिए हमको पता नहीं चलता। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो अब ये प्लेटें मूव क्यों होती हैं, तो देखिए ये प्लेट किसके ऊपर रहती है, मैग्मा आता है पिघला हुआ, है ना, काफ़ी गर्म जो धातुएं रहती है उनका मैग्मा रहता है, ठीक है, रॉक्स का, धातु का पिघला हुआ। तो क्या होता है, जब उसमें गति, उसके कारण क्या होता है, गति होती है प्लेटों में। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। जो मैग्मा है, जब भी आप किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो आप देखेंगे उसमें मूवमेंट होगा, है ना। तो मैग्मा क्या होता है, एक वृत्तीय गति में गोल सा घूमता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, जो उसके ऊपर प्लेटें तैर रही हैं जिन पर हम खड़े हैं स्थलमंडल पे, वो भी मूव करता है। देखिए, प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है। देखिए, जो प्लेट है उनमें गति होती है, इसके कारण जो पृथ्वी की सतह है ना, वो परिवर्तित होती है। अब देखिए, मान लीजिए दो प्लेटें तैर रही हैं, मान लीजिए आप पानी में, समझ लीजिए दो प्लेटें तैर रही हैं, है ना। अब वो आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं, है ना, या एक दूसरे के आमने सामने, तो इससे क्या होता है, स्थल का निर्माण होता है। तो इसकी वजह से जो पृथ्वी की सतह है उसमें चेंज आता है, कहीं पर्वत बन जाते हैं, कहीं मतलब गर्त बन जाते हैं। तो ये देखते हैं, पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है। हमने पृथ्वी की जो गति है, ठीक है, उसको जो बल उस पर लगते हैं उसके आधार पर हम उसे विभाजित करते हैं। इसके कारण ये, जिसके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, अगर पृथ्वी के अंदर, है ना, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ नहीं, उसके नीचे अंदर की तरफ अगर मतलब घटना हो रही है बल के कारण, तो उसको क्या कहेंगे, अंतर्जनित बल, जो अंदर उत्पन्न होगा पृथ्वी के। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उसके ऊपर, उसको क्या कहते हैं, बहिर्जनिक बल, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। जो अंतर्जनित, जो अंदर उसके बल उत्पन्न होता है फ्रेंड्स, वो कभी कभी बहुत अचानक से गति उत्पन्न कर देता है और कभी कभी धीमी गति भी होती है। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। अब देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वी में गति होती है, कैसे पता चलेगा, देख लीजिए भूकंप आते हैं, भूकंप आते कितने भयंकर आते हैं, है ना। ज्वालामुखी फूटता है तो पृथ्वी के अंदर का ही तो मैग्मा और लावा बाहर आता है। तो इन्हीं से हमें पता चलता है कि पृथ्वी में गति उत्पन्न होती है। तो अंतर्जनिक बल होता है, उसमें क्या होता है, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी गति होती है। अब देखिए, पृथ्वी की गतियों को कैसे बांटा गया है। पृथ्वी की गतियां, अंतर्जनिक बल, बहिर्जनिक बल, ठीक है, एक अंदर उत्पन्न होने वाला बल, एक बाहर उत्पन्न होने वाला बल। जो अंदर उत्पन्न होने वाला बल है उसमें आकस्मिक बल होता है, एक पटल विरूपण बल होता है। ठीक है, आकस्मिक बल कैसे होते हैं, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी, भूस्खलन, है ना। और पटल विरूपण बल मतलब जो पटल है, जो ऊपर की सतह है, उसको अलग विरूपण कर देते हैं, उसका रूप बदल देते हैं, जैसे पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वत बन जाते हैं। अब बहिर्जनित बल क्या होते हैं, अपर्दन या निक्षेपण। ठीक है, अगर कटता जा रहा है, कोई रॉक है ना, अपर्दन हो रहा है और निक्षेपण एक जगह इकट्ठा हो गया है, तो जैसे नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद। अब पवन क्या होती है, बहती हुई चीज़ों को, मिट्टी को लाती है, जल लाता है ना, या हिमनद होते हैं, मतलब बर्फ पिघलती है, तो उनसे भी क्या होता है, वो बहिर्जनित बल के कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चार्ट आपको याद रखना है। अब देखिए, स्थल मंडलीय प्लेट, भूप्रपट्टी में अनेक बड़ी तथा कुछ छोटी कठोर आसपास असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी होती है। मैंने अभी आपको बताया कि जो हम, जहाँ हम खड़े हैं स्थल पे, ठीक है, वहाँ पे क्या है, कुछ बड़ी, मतलब बहुत बड़ी आकार में और कुछ छोटी कठोर, ठीक है,
ये अलग अलग आकार की प्लेट होती है जिन पर महाद्वीप और महासागर हमारे टिके हुए हैं, उन्हीं पर हम हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो साइड में दिया है, जैनिक का मतलब होता है उत्पत्ति, एंडो का मतलब होता है अंता मतलब अंदर, एक्सो का मतलब होता है बाहर यानी बाहर। तो एंडोजेनिक मतलब अंदर जो उत्पत्ति होती है और एक्सोजेनिक जो बाहर उत्पत्ति होती है, ये शब्द का मतलब बताया है। अब देखिए, ज्वालामुखी भूपर्पट्टी पर एक खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। आप चित्र देख सकते हैं, एक ज्वालामुखी है। आपने अगर कभी फोटोज या वीडियोस भी देखा होंगे तो ज्वालामुखी से काफी तेजी से गर्म लावा बाहर आता है, ठीक है, ऊपर से। तो देखिए, ऊपर दिया है गैस और राख निकलती है, क्रेटर बन जाता है, और साइड से उसका निकास की नली होती है, वेंट होता है बीच से, और लावा निकलता है, ठीक है। नीचे मेंटल है, परपटी है उसके ऊपर, और मैग्मा कोस्ट है। इस तरीके से ज्वालामुखी होता है। अब देखिए, अगर कुछ ज्वालामुखी के से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप अगर ऐसा चित्र वगैरह बना देंगे आंसर राइटिंग में, तो आपका जो आंसर है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों में गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। जब देखिए, ये जो प्लेटें हैं जिन पर आप खड़े हुए हैं, जब ये गति करती है, आप ऐसे मान लीजिए, आपको अभी समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए पानी है, पानी के ऊपर कोई नाव है, ठीक है, नाव के हम ऊपर खड़े हुए हैं, अगर लहर आएगी तो नाव भी ऊपर नीचे होगी, है ना, आप भी मूव होंगे। तो इसी तरीके से क्या है, गर्म पिघला जो मैग्मा और लावा है उसके ऊपर क्या है, प्लेटें हैं। तो उन प्लेटों पे अगर गति होती है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, ठीक है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। मतलब ये जो कंपन होता है वो पृथ्वी की चारों ओर से गति हो सकती है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। जैसे कि भूकंप आते हैं, जैसे जिसने फील किया होगा, जब भूकंप आता है तो हर चीज हिलती है घर में, है ना। तो ऐसे भूकंप आते हैं कि जो पूरी पृथ्वी में कंपन पैदा कर देते हैं। भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आराम होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। देखिए, जहाँ बीच में जहाँ से कंपन आराम होगा उसे उद्गम केंद्र कहेंगे, और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहेंगे, ठीक है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। जो तरंगे निकलती है ना, वो क्या करती है, गमन करती है आगे की तरफ, ठीक है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है तथा अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। देखिए, जहाँ पर उसका सेंटर होता है ना भूकंप होने का, वहां पर आपको सबसे ज्यादा हानि होगी, वहां पे सबसे तेज कंपन होगा। लेकिन दूरी बढ़ने के साथ क्या हुआ, भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे हो जाती है। कभी कभी एक देश में भूकंप आता है पर दूसरे देश तक हमें फील होता है। तो क्या होता है, अधिकेंद्र से जो कंपन होता है वो तरंगों के रूप में गमन करता है। अब यहाँ पर समझाया हुआ है, ठीक है। नीचे देखिए, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वहाँ वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र। नीचे क्या होता है, उद्गम केंद्र होता है, देख सकते हैं आप। उसके ऊपर क्या होता है, अधिकेंद्र होता है। अब देखिए, यहाँ पर सीमा बाहरी भूकंपीय तरंग सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है, ठीक है। प्लेट सीमा जैसे ऐसे ही प्लेट होती है, जैसा आपको चित्र में दिखाया जा रहा है वैसी ही प्लेट होती है। नीचे होता है उद्गम केंद्र, ऊपर होता है अधिकेंद्र। देखिए, भूकंपी तरंगे तीन प्रकार की होती है, पी तरंगे अनुदैर्घ्य, एस तरंगे अनुप्रस्थ, एल तरंगे पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विस्कोस से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। देखिए, तीन तरीके की तरंगे होती है, पी एस एल, याद रख लीजिए, पी एस एल, ठीक है। पहली होती है अनुदैर्घ्य, दूसरी होती है अनुप्रस्थ, और तीसरी होती है पृष्ठीय तरंगे। तीन तरह की तरंगे अगर भूकंप उत्पन्न हो तो उससे निकलती है। देखिए फ्रेंड्स, जो उद्गम केंद्र होता है उसे फोकस पॉइंट कहते हैं नीचे, और उसके ऊपर जहाँ अधिकेंद्र होता है उसे हम कहते हैं एपिसेंटर। इसके बाद देखिए, यदि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इस प्रकार इस प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ समान तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। देखिए, क्या होता है, भूकंप की हम अभी तक भविष्यवाणी पहले नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल एंड में ही पता लगता है। तो फ्रेंड्स, जो एनिमल्स होते हैं ना, जानवर, लेकिन वो पहचान जाते हैं कि भूकंप आने वाला है, तो उनके व्यवहार को देखकर क्या होता है, हम पहले पता लगा सकते हैं कि भूकंप आने वाला है। अदरवाइज भूकंप की पहले भविष्यवाणी करने का अभी तक कोई ऐसी तकनीक नहीं आई है कि हमें पहले पता चल जाए। अब देखिए, एक तस्वीर दी है कि गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश, कितना विनाश हुआ था, ठीक है। भुज में क्या है, भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को। भुज शहर के रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। भूकंप को हम नापते हैं रिएक्टर स्केल से, तो 6.9 की तीव्रता वाला था। इससे क्या हुआ, देखिए, स्कूल की इमारतें गिरने से कम
971 छात्र तथा 31 शिक्षकों की मौत हो गई। इतने सारे मतलब लगभग 1000 की जितने छात्र मर गए। सोचिए कितना विनाशकारी होगा। चारकोल तथा अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग आग लग गई। ठीक है। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता की मांग की। भूकंप के 3 दिन बाद ही हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल आदि दवाएं ना पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक हो गई। तो जब भुज में बहुत भयंकर भूकंप आया था 2001 में, तो आप देख सकते हैं तस्वीर की कितना भयंकर था। तो भूकंप से क्या होता है, हमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। देखिए, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि भूकंप किससे नापते हैं, तो रिएक्टर स्केल से नापते हैं। जिस भूकंप की तीव्रता टू अथवा उससे कम होती है, अगर 2 है तीव्रता, तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। तो देखिए मतलब एक एक अगर आगे बढ़ रहा है तो उसमें तीव्रता जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है एक एक पॉइंट से। तो 6 या 7 के बाद का भूकंप काफ़ी विनाशकारी होता है। भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें। ठीक है। ये जो हमारा एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट का फ्रेंड्स चैप्टर है, उसमें ये हमारे काम आ सकता है। भूकंप से बचाव की तैयारी। देखिए, कोई सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में आप जाकर छुप सकते हैं। इनसे दूर रहे। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास और टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण और तस्वीर फ्रेम से हमें दूर रहना है। पहले से तैयार रहे। अपने दोस्तों और पारिवारिक सदस्यों की भी जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। देखिए, जापान जो कंट्री है वहाँ पर काफ़ी भूकंप आते हैं, बहुत कम नुकसान होता है क्योंकि वो पहले से तैयार रहते हैं। इसी को कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर आप पहले से तैयार हैं तो आपको जो क्षति होने वाली है वो काफ़ी कम हो जाती है। अब देखिए मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विकटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। ठीक है, इरोजन। अब देखिए क्या होता है, जैसे हमारी रॉक है, अगर पानी उससे बार बार जा रहा है तो कटती जाएगी, टूटती जाएगी, तो इसमें क्या होगा, अपर्दन होता रहेगा। अपक्षय अपर्दन जो क्रियाएं हैं उससे क्या होती है, जो हमारी भूमि होती है वो लगातार विकटित होती है। ठीक है। जो शैलें होती हैं उनके टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों से ऐसे क्षय होता रहता है हमारी भूमि का। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जैसे हवा चली है, पानी के साथ क्या होता है, जो हमारा पदार्थ होता है, मिट्टी वगैरह, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित होते हैं और एक जगह जाके इकट्ठा होता जाता है। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अपर्दन और निक्षेपण से क्या होता है फ्रेंड्स, कई तरीके की स्थलाकृतियां बन जाती हैं। देखिए नदी के कार्य, पहले ये देख लेते हैं। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। तो क्या होता है, इन्हीं अपर्दन और अपक्षय क्रिया से बहुत सारे देखिए ये बन जाते हैं, है ना, जलप्रपात। तो सबसे बड़ा कहाँ है, वेनेजुएला, साउथ अमेरिका है वेनेजुएला, वहां पर है एंजल। और भी कई यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी का पानी जब बहुत तेजी से आता है तो जो हमारी भूमि होती है वो अपर्दन यानी वो कटती है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो ये जलप्रपात बनाती है। ठीक है। जब ये खड़े ढाल से गिरती है तो क्या बनाती है, ये वाटरफॉल्स बना देती हैं। आपने सभी ने देखे होंगे, एक इधर पे चित्र दिया हुआ है। ऊपर क्या है, कठोर शैल है तो वो कम टूटी है। जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल। नीचे है मृदु शैल, उसको क्या है, नदी ने काट दिया है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है और नदी के इन्हीं मोड़ों को विसर्प कहते हैं। देखिए चित्र दिया हुआ है, नदी क्या है, काफी तेजी से घूमकर चलती है तो जो मोड़ बनाती है उसको हम विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और नीचे पर शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे के निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। देखिए जब वो गोल घूमती है तो विसर्प बनाती है, लेकिन क्या हुआ, कभी कभी ना वो अपना मार्ग चेंज करती है। तो ये जो विसर्प होते हैं वो एक झील में, आप देख लीजिए साइड में बना है, झील में
कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी तथा अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी और पदार्थों को बाढ़कृत अवसाद कहते हैं। ठीक है, नदी क्या होती है, अपने स्थान बहुत चेंज करती रहती है। तो कभी कभी क्या है, काफी ये जगहों पर जब काफी तेज बहाव होता है तो फैल जाती है, तो बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ में क्या होता है, वो जो मिट्टी ऊपर से ला रही थी पर्वतों से काट कर, वो क्या होती है, इस पर महीन मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, जिससे निक्षेपण मतलब इकट्ठी कर देती है। और तो ऐसा मैदान क्या होता है, बहुत उपजाऊ हो जाता है। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। इससे एक समतल मैदान बन जाता है, जो मतलब जिसमें बाढ़ ज्यादा आती है। नदी के उत्थित उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र पर पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे वितरिका कहा जाता है। तो देखिए जी, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। चाप झील बन गई है साइड में, तटबंध है जहाँ से ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र है, विसर्प है ना, मोड़दार उसको कहते हैं। तो ये कई सारी नदी आकृति बनाती है। ये आकृति आपको याद रखना है कि कौन मतलब जल से कौन सी आकृति बनती है, और क्या बोलते हैं, हवा से कौन सी आकृतियां बनती है, पवन से, और जो हिमन बर्फ होती है उनसे कौन कौन सी आकृति बनती है। जब हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे तो ये चीज़ें और डिटेल में आ जाएंगी। और जब नदी बिल्कुल समुद्र में मिलती है तो अब बहुत छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है, जिससे डेल्टा बनता है। आप देख सकते हैं साइड में, उसको हम वितरिका बोलते हैं। अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो नदी क्या होती है, काफी धीमी हो जाती है। ठीक है, और अपने साथ काफी मलबा लाती है। जो वितरिका होती है वो अपने अपने मुहाने का निर्माण करती है। यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा बनता है। आप देख सकते हैं कैसे डेल्टा बना हुआ है। अब देखिए, समुद्री तरंग से कौन कौन सी आकृति बनती है। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। देखिए, तरंगे है ना, पानी की जब कंटिन्यू तरंगे आती है तो वो भी जो स्थलाकृति है उसको काट देती है। जो भी स्थल का भाग होता है, बना होता है, उसको धीरे धीरे काटती रहती है। तो अब ये दरार अगर बड़ी हो जाती है तो इसको समुद्री गुफा कहते हैं, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बसती है, जिसे तटीय महराब कहते हैं। अब अगर आर पार आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, तो क्या हो गया, तटीय महराब हो गया। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है, केवल दीवार ही बसती है। दीवार जैसी इस आकृति को स्टैक कहते हैं। इसके पीछे स्टैक बना है, देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक पत्थर सा खड़ा हुआ है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगातार उधर उधर उठे हुए उच्च शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमाकर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। अब देखिए, हिमनद हिमनद क्या क्या बनाते हैं। हिमनद तथा हिमानी बर्फ की नदियां, जो बर्फ की नदी होती है उसको हिमानी कहते हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश में मिट्टी तथा पत्थरों को अपरदित कर देती है, और गोलाश में मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। तो जबकि बर्फ की नदियां भी जब ये बहती हैं, ठीक है, तो ये भी क्या होती है, अपने नीचे जो उनका स्थल होता है उसको काटती रहती हैं, तो उसका अपरदन वो करती रहती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। ये क्या करते हैं, काट काट के गर्त बना देते हैं गड्ढे से। लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो उनमें जल भर जाता है ना। इससे क्या होता है, झील का निर्माण होता है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपक होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। इससे क्या बनता है, हिमनद हिमोड़ बनता है। अब देखिए, कुछ जो आकृतियां वो पवन से भी बनती है। रेगिस्तान में पवन अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार की शैल देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सब दिया हुआ है, बालू टिब्बे, है ना। देखिए, जो पवन होती है वो भी क्या होता है, जब रेगिस्तान होता है तो वह बालू ही बालू होती है, तो उससे अलग अलग आकृति बनाती है। इन्हें समानतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण तथा शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का भाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, इसको बालू टिब्बा कहते हैं। देखिए, पवने भी क्या है ना, नीचे के भाग को ज्यादा काटते हैं, ऊपर के भाग विस्तृत रहता है। तो ये आकृतियां बनाती है, जिसे बालू टिब्बे आप सामने देख सकते हैं। ठीक है, छोटी ये रेत की क्या होती है, पहाड़ी टाइप होता है। जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है।
जब ये बालूकण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। अगर ये बड़े क्षेत्र में इकट्ठा होगा तो इसको क्या कहेंगे हम, लोएस। चीन के विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं, चीन में पाए जाते हैं। तो देखिए कौन, पवन, जल और हिमानी, ये सब जो भी आकृतियां बनाते हैं आपको ये याद रखनी है इनके नाम, कि ये कौन कौन सी आकृति बनाते हैं। और यहाँ पर दी हुई हमारी एक्सरसाइज, आप इसको करना, और अगर आपको कुछ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।